हाँ जी, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। राइट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग श्वेता जी, स्वागत है आपका क्लास में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, आज की जो क्लास होगी आपकी वो होगी जीडीपी जीएनपी के लिए। ठीक है, जीडीपी जीएनपी के बारे में आज हम लोग आपका पढ़ेंगे। और अगर बात करें आपसे जीडीपी जीएनपी के बारे में, तो आपके जो यहाँ पे आरओ एआरओ का एग्जाम होता है ना, राइट। हाँ जी, एक बार जरा ज्वाइन हो जाएगा सब लोग। तो आपका जो ये आरओ एआरओ का एग्जाम है ना, ठीक है, इसमें जो आपके कुछ वर्ड्स आते हैं, तो उन वर्ड्स के बारे में आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, ये आपके लिए पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है, इलाहाबाद आरओ के द्वारा कराया जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें आपके लिए जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है, वो आपका बिल्कुल सिमिलर होता है टू द यूपी पीसीएस। यूपीएससी नहीं, यूपी पीसीएस के समान होता है, राइट। तो अगर बात करें आपसे यहाँ पे, अच्छा, ये आरओ की जो आपकी पोस्ट होती है, ये किसके इक्विवेलेंट होती है, कौन से ग्रुप में आती है आरओ की पोस्ट? कोई आइडिया है? आरओ की जो आपकी पोस्ट होती है, कौन से ग्रुप में आती है? एनी आइडिया? हाँ जी, बी ग्रेड, राइट। तो ये बी ग्रेड और सी ग्रेड की मेरे ख्याल से ऑन एंड अराउंड में सी ग्रेड के अराउंड आती है स्टार्टिंग में, फिर बाद में बी ग्रेड हो जाती है अब आफ्टर द प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो आरओ एआरओ का जो आपकी एग्जाम होता है, राइट, इसमें अगर आपसे बात करें तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले केवल एक दो जरूरी बातें जो आपको यहाँ पे बतानी है, वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। कि आपके लिए अगर अभी कोई समस्या हो वीडियो से जुड़ी हुई जो आपको ना समझ में आ रही हो, या फिर फाइल से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपको अगर प्रॉब्लम हो यहाँ पे वीडियो फाइल के अलावा अगर बात करें आपसे, तो पीडीएफ, अगर इन तीनों में अगर आपको कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, तो अभी आप पूछ सकते हैं, राइट। वरना मान लिया जाए सब कुछ क्लियर है, ठीक है, मान लिया जाए, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और है कि अब आपको जो रेटिंग मिलेगी, राइट, रेटिंग आपके लिए यहाँ पे किसी के लिए भी हो, ये रेटिंग हमेशा याद रखिएगा कि आपके लिए ये जो रेटिंग रहेगी, ये हमेशा 4 स्टार में ही रहेगी। ठीक है, 4 स्टार आपका यहाँ पे मिनिमम रहेगा। मतलब अगर पसंद नहीं आए तो 4 स्टार दिया जाएगा, अगर अच्छी लगेगी तो उसके लिए भी इंतजाम है 5 स्टार। ठीक है, तो इन दोनों बातों को हमेशा रिमाइंड रखिएगा। और आ, हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, तो स्टोरी सुनिए आप लोगों को, स्टोरी स्टोरी सुनने का मन है? इंस्पिरेशनल स्टोरीज। हाँ जी, इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुननी है क्या? राधे राधे राधे, है ना। मन हो तो बताइएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्लास के शुरू में या फिर अब एंड में आपका बताएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपसे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, सुनना है? अच्छा, तो ओके। अच्छा, अगर बात की जाए आपसे, आप सब लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने पहले यहाँ पे जवाब दीजिएगा, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप में से लोग कितने हैं जो यहाँ पे ये सोचते हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है? कितने लोग हो आप लोग जिनको ये लगता है, अंदर से लगता है कि यार अब पता नहीं कैसे होगा, मुझे कोई इतना मतलब कोई मुझे मेहनत नहीं, योग्यता नहीं है एग्जाम को निकालने की? कितने लोगों को ये लगता है? कितने लोगों को ये अंदर से लगता है? बस ये मुझे शेयर कीजिएगा, शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि फिर आपको बाद में लगेगा कि हाँ, सही बात है। ठीक है, अंदर से देखो, मैं चेता हूँ सबको लगता है ये एग्जाम मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, कभी कभी लगता है ना, ये एग्जाम मैं नहीं निकाल सकता, निकाल सकती, या फिर इसके अलावा मैं इस लायक नहीं था, ये होता है। ठीक है, तो ये कहानी उन्हीं आप ही लोगों के लिए है, तो जरा सुनिएगा ध्यान से। एक बार दो घड़े होते हैं, दो घड़े। ठीक है, एक घड़ा जो है आपके लिए, वो यहाँ पर अगर बात की जाए आपसे, तो वो ठीक होता है, मतलब बिल्कुल जैसा नॉर्मल घड़ा होता है वैसा होता है। दूसरा जो है, ये उसमें हल्का सा छेद होता है, तो उससे पानी निकलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो कुम्हार था, कुम्हार हमेशा जो है अपना ये दोनों घड़े भर के, उसका काम था कि भाई जमींदार के घर पे जाके पहुंचा दे। तो जब तक बेचारे जमींदार के घर में पानी पहुंचे, तो जो सही घड़ा था वो तो पहुंचा दे पूरा पानी। अब जिसमें बूंद बूंद थी, वो बेचारा कहाँ तक होगा, वो टपकता रहेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब बार बार जमींदार यही कहे कि तुम फूटा गड़ा था तो तुम्हारा कभी पूरा पानी नहीं लेके आता। वो बेचारा सुनता, डेली सुनता सुनता बर्दाश्त करता। और एक दिन जो है, फिर वो जो है जमींदार से, उससे क्या नाम है, जो कुम्हार होता है, उसे कह देता है कि एक काम करो, अगर मैं इतना ही फूटा हूँ, इतना ही बुरा हूं, तो बदल डालो ना।
तो वहां पे एक कुम्हार देखिए कितनी समझदारी से बात उसको समझाता है। वो कहता है कि देखो ये जो सही घड़ा है ना, ठीक है, जैसे हमारी लाइफ में टॉपर्स होते हैं, ये जो सही घड़ा है ना, इसका सिर्फ एक काम, ये सीधे से सामान उठाएगा और जाकर के आपका यहाँ पे जो जमींदार है उसको दे देगा पानी, बस। लेकिन तुम में भले ही यहाँ पे एक छेद है और तुम यहाँ से तुमसे पानी पानी रिसता है, लेकिन तुम वो काम करते हो जो ये सही घड़ा नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि वो जो आपका जिस रास्ते से गुजरता था जंगल में, यही फूटा घड़ा था जो उन पौधों को पानी देता था जिसको सही घड़ा कभी नहीं दे सकता। राइट? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में हर एक की अपनी अलग इंपॉर्टेंस। राइट? तो बस अपनी इंपॉर्टेंस को जरूर तलाशिए। ठीक है, चलिए, अब उम्मीद करता हूं थोड़ा सा यहाँ पे अब आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पहले से। ठीक है, शुरू करते हैं आज की कक्षा। चैट फैकल्टी शो नहीं हो रहा है, तो आपका मैसेज तो मिल रहा है मुझे किरण, राइट? आपका मैसेज मुझे मिल रहा है, मतलब शो हो रहा है। ठीक है, शो होगा। अच्छा, नहीं नहीं, वो मेरे नाम से होगा, एक मिनट को। अब आप जो मैसेज करेंगे वो सफलता के नाम से करेंगे, ठीक है? होस्ट में मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा नाम नहीं आएगा, अब सफलता के नाम से आएगा। ठीक है ना, वो मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने अभी देखा। गुड आफ्टरनून लवली जी, स्वागत है क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास के बारे में, तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अच्छा, क्या मैंने आप लोगों को पिछली बार यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जैसे शब्द बताए थे क्या, कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, या फिर इसके अलावा ऐसे कोई मैंने टर्म्स की बात यहाँ पे आपसे जिक्र किया था, डिस्कशन हुआ था यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है या फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? हाँ जी, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, अरे ना ना, कल कल जो है, कल भी मैंने क्लास ली थी ना आपकी। ठीक है, चलिए, अब तो यहाँ पे अब आपके लिए जो है कुछ मैं बेसिक टर्म्स पहले स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, समझिएगा इस चीज को। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है, चूंकि आपका आरओ का एग्जाम है, तो कुछ यहाँ पे अलग अलग शब्द भी होते हैं यहाँ पे जो पूछे आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब जैसे अगर बात की जाए आपसे, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, कोई भी अर्थव्यवस्था हो आपके लिए, हर अर्थव्यवस्था में, यहाँ पे अगर बात करें, अर्थव्यवस्था को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, यहाँ पे इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है पैसे को बनाना, पैसा। और पैसे के चारों ओर ही वो कुछ अलग अलग चीजें आपकी बनती है। ठीक है, जैसे अगर मैं सबसे पहले ले लूं आपके लिए उत्पादन, तो उत्पादन अगर मैं आपसे पूछूंगा, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोडक्शन, समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं प्रोडक्शन, तो आपके लिए ये प्रोडक्शन क्या मतलब हुआ? राइट? इस प्रोडक्शन से आपका क्या मतलब है? आप कहेंगे कि सर, आपने हमें जो कच्चा सामान दिया उससे हमने कोई आपका नया प्रोडक्ट बना दिया। ये है प्रोडक्ट को बनाने का प्रोडक्शन। राइट? तो यहां पर आप याद रखिएगा, हमेशा दो ही चीजें बना सकते हैं, सिर्फ दो चीजें बस। एक होता है आपके लिए जीडीपी, और दूसरा होता है जीएनपी। ओ, माफ कीजिएगा, एक होता है आपके लिए यहां पर, एक होता है आपके लिए यहाँ पे वस्तु यानी गुड्स, एक होता है आपके लिए वस्तु यानी कि गुड्स, और दूसरा होता है आपके लिए यहाँ पर सर्विस यानी कि सेवा। केवल यही दो चीजें हैं आपके लिए जो आप यहाँ पे बना सकते हो। गुड आफ्टरनून संध्या जी, स्वागत है क्लास में। बना सकते हो आप, और ये आपके लिए जो है उत्पादन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसी उत्पादन में आपके लिए कई प्रकार की सेवाएं हैं, कई प्रकार की गुड्स। सेवाओं की अगर दोस्तों बात की जाए, तो यहाँ पे हम लोग उसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार का, कई प्रकार हैं, केवल अभी दो ही लेंगे हम लोग। एक सेवा है आपके लिए यहाँ पे कमर्शियल सर्विस, नाम सुना होगा कमर्शियल सर्विस, राइट? जैसे कमर्शियल मोटर्स, राइट? इसके अलावा यहाँ पे एक सर्विस होती है जिसको हम लोग पब्लिक सर्विस कहते हैं, या फिर सोशल सर्विस कहते हैं, राइट? और यहाँ पे इसके अलावा होती है आपके लिए एक सोशल सर्विस। हर एक टर्म का मतलब समझिएगा कि आखिरकार ये टर्म यहाँ पे आपके लिए क्या कहते हैं। कमर्शियल सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, सोशल सर्विस है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, आपके लिए सोशल सर्विस या फिर पब्लिक सर्विस, इसका मतलब होता है दोस्तों जनता के लिए कुछ काम करना। उदाहरण जैसे पुलिस हो गई, ठीक, उदाहरण जैसे स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, उदाहरण जैसे आपके लिए यहाँ पर जो है रोड लाइट हो गई। तो अगर आप ये वाला काम करते तो इसको पब्लिक सर्विस और समाज सेवा में गिना जाए। शिक्षा ले लो, खाना पीना खिलाना कह दो, ये सब क्या होगा? सोशल सर्विस। ये सर्विस है। सर्विस को देखिए, ये अंतर है आपका गुड्स से। क्यों? क्योंकि सर्विस में आप अपने शरीर से काम करते,
और गुड्स के लिए फैक्ट्री से काम करते हैं। दोनों में जो बीच का डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कमर्शियल सर्विस, राइट, अब सोचिए कि यहाँ पे कौन सी सेवाएं हैं आपके लिए जिनसे आप मुनाफा कमा सकते हो। कौन कौन सी आपकी सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पे आपकी एक तरीके से फैक्ट्री से जुड़ी हुई है? भाई एक हो गया उसको बेचना यानी कि सेल, ठीक। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, ये भी तो एक कमर्शियल सर्विस है, ट्रांसपोर्ट, यातायात, ठीक। इसके अलावा टूरिज्म, किसी को होटल में रुकवाना, किसी को वहां पे उस जगह की पूरी जगह की यहाँ पे जो है गाइड करना, ये क्या है आपके लिए? ये कमर्शियल सेवाएं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपके बाजार में ये तीन तरीके की मुख्यतः सेवाएं होती हैं, और भी कई प्रकार हैं। ये तीन तरीके की सेवाएं होती हैं, कमर्शियल सर्विस, पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस, राइट। इसी तरह से आपके लिए यहाँ पर तीन प्रकार के जो हैं ये गुड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक होता है आपके लिए गिफन गुड्स, ये सवाल पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये तो इसी के साइड में बताना पड़ता है, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है गिफन गुड्स। दूसरा होता है आपके लिए पब्लिक गुड, और तीसरा होता है आपके लिए यहाँ पर इंफीरियर गुड्स। इन तीनों से सवाल पूछा गया है, पब्लिक गुड, इंफीरियर गुड, ठीक है। तो अब देखिए, अब सबसे पहले लेते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या हो गया? पब्लिक गुड को हम लोग यहाँ पे फ्री गुड्स भी कहते हैं, फ्री गुड्स, जैसे पार्क, ठीक है, जैसे रोड। रोड का बनाना सर्विस है, लेकिन रोड अपने आप में एक उत्पाद है, ठीक है। तो पार्क हो गया, रोड हो गया, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट जहां जाते हैं, ये सब क्या है आपके लिए? ये पब्लिक गुड से ही पूरी तरह फ्री है, जनता के लिए पूरी तरीके से फ्री है, राइट। अब इसी के अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर एक आता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है आपके लिए कि यहां पर जो है बिल्कुल ही सस्ता सामान, सस्ता और कह सकते हैं घटिया सामान, घटिया भी नहीं कह सकते हालांकि। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे जब आप लोग छोटे हुआ करते थे, राइट, जैसे मैं भी छोटा था, तो हम लोग बड़े सस्ते कपड़े पहनते थे, 100 रुपए वाले, 300 रुपए वाले, राइट। ऐसे कपड़े तो पहनते थे हमेशा से, ठीक है। 300 रुपए की शर्ट आ गई, बहुत अच्छी आ गई, राइट। तो लेकिन अगर बात की जाए, ये जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जैसे पार्ले जी, पार्ले जी हम आपको आज भी पसंद है, ठीक है ना। तो आखिर अगर ये सारी चीजें अगर हम लोग को पसंद थी, तो वो क्या थी? वो इंफीरियर गुड्स थी। वो हम लोगों ने तब उस समय लिया जब हमारे यहाँ पे आय का साधन नहीं, ठीक। तो ये इंफीरियर गुड्स होते हैं, ये अधिकतर मिडिल क्लास तक लिए जाते हैं, बस इसके ऊपर कोई नहीं लेता, मिडिल क्लास तक लेता ही लेता है वो, ठीक है। वो नहीं चाहे, चाहे अगर जैसे अगर बात करें कोई चीज 10 रुपए की मिलेगी, कोई चीज 20 रुपए की, तो मिडिल क्लास 10 पे जाएगा, ठीक है। वो अमीरों की तरह नहीं सोचेगा कि चलो 20 पे ले लें, कोई भाई उतना होना भी चाहिए। तो इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है दोस्तों लो क्वालिटी का सामान, ठीक है। सामान चलेगा, नो डाउट, कई बार अच्छा भी चल जाता है, लो क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हो गया आपके लिए इंफीरियर गुड्स, राइट, है ना करण जी? तो अगर बात करें आपसे, तो ये तो हो गया पब्लिक गुड, ये हो गया इंफीरियर गुड्स। अब देखो गिफिन गुड क्या है। मुझे सिर्फ आप लोग में से अगर सब लोग एक चीज बता पाए तो जरूर बताइएगा, यहाँ पे कितने लोग जो ऑडी, बीएमडब्ल्यू या फिर मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं? सिर्फ ये बताइएगा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे आपके लिए ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज को दिल से चाहते हैं कि अगर मिल जाए बस फिर देखना, फिर तो यहाँ पे जो है बिल्कुल ही मजा आ जाएगा? कितने लोग हैं जो दिल से सोचते हैं, राइट? तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग सभी लोग होंगे, लगभग सभी लोग हैं जो चाहते हैं अंदर से कि भैया एक दिन मेरे पास भी बीएमडब्ल्यू तो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक। अब सोचो ना, अभी यहाँ पे कोई उसका टारगेट है ना, अभी कोई यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं, लेकिन ये बीएमडब्ल्यू और ये फरारी आपको इतनी ज्यादा क्यों अच्छी लगी कि आपने उसे टारगेट बना लिया, राइट? तो वो है उसका आकर्षक दाम। वो क्या है आपका? उसका आकर्षक दाम। वो तो सही बात है आपने लवली जी, यहाँ पे उसका आकर्षक जो दाम है आपके लिए, वो यहाँ पे आपका जो है अट्रैक्ट करता है, राइट? क्वालिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या गिफिन गुड्स में, अब अगर मैं कहूँ मर्सिडीज 1 करोड़ की नहीं, मर्सिडीज जो है 10 लाख की आ रही है, आप कहेंगे ठीक है मैं खरीदूंगा, ठीक है, और वो आपकी पसंद हो, मैं कह दूं अभी भी मर्सिडीज 1 लाख की। अब लोग 1 लाख में ये नहीं सोचेंगे कि उनकी जेब से पैसा जाएंगे, वो पता क्या सोचेंगे? 1 लाख में आखिरकार दे क्या रहे हैं? तो सोचिए आपको प्रोडक्ट में और इंटरेस्ट बढ़ गया, राइट? तो यहां पर जो चीज जितनी महंगी, जितनी महंगी, जितनी महंगी उतनी ही ज्यादा डिमांड, उतनी ही ज्यादा डिमांड, यानी कि
मांग। तो ये है गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स पढ़ा हमने, पब्लिक गुड पढ़ा, इंफीरियर गुड पढ़ा, कमर्शियल सर्विस हो गई, पब्लिक सर्विस हो गई, सोशल सर्विस, राइट। अगर इनमें कोई डाउट हो तो एक बार जरूर पूछिए, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आपके लिए उत्पाद के बाद जो पैसा मैंने आपको बताया था, पैसा। पैसा यानी कि जो प्राइसेस होते हैं ये भी आपके कई प्रकार के होते हैं, मेनली यहाँ पे हम लोग दो प्रकार पढ़ते हैं, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो अगर मैं प्राइस कहता हूँ, ठीक है, समझिएगा। हाँ बताएं सर, कपड़े भी होते हैं डिफरेंट गुड्स पे। हाँ, आ, वर्षासे का, वर्षासे का और रोहित बल का हो गया इंडिया, ठीक है। जो महंगे कपड़े, जो महंगी वैरायटी जिसको फैशन कहा जाता है, वो वाले। वो चाहे तुम 10 लाख के बेच दो, तुम अगर कहते हो उसमें हीरा लगा, लोग खरीद ले, लोगों के अंदर और अट्रैक्शन आ जाएगा, अरे हीरा लगा पहन के तो देखे, राइट। बड़े ब्रांड, बड़े ब्रांड में आपके लिए जो है ज्यूरिक आता है, ज्यूस आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए डब्लू आता है, ठीक है। ये बड़े बड़े ब्रांड, मतलब ये कपड़े तुम लेने ही जाओगे तो शुरुआती 2000 से करोगे। क्वेश्चन कैसे था, चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन कराई देते हैं यहाँ पे। पहले अब पहले एक सवाल देखिए। अच्छा, आपने सवाल पूछा, देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछेगा, निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग प्रयोग मनुष्य की आय के अनुसार, मनुष्य की आय के अनुसार अनुसार कम होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, नंबर वन ऑप्शन क्या हो जाएगा आपकी, नंबर वन ऑप्शन होगा आपके लिए गिवन गुड्स, दूसरा हो जाएगा आपके लिए पब्लिक गुड्स, और तीसरा हो जाएगा आपके यहाँ पे इंफीरियर। बताइए कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मनुष्य की आय अगर बढ़ेगी तो उसका उपयोग कम हो, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए राइट है कि अगर मनुष्य की आय बढ़ गई, राइट, तो वो ऐसी कौन सी चीज होगी इनमें से, तीनों में से, जिसको वो यहाँ पे लेना पसंद नहीं करेगा, राइट। सब लोग एक बार इस आंसर को ट्राई जरूर करते रहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए, डिफरेंट गुड्स कौन से थे, दाम ज्यादा तो मांग ज्यादा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या है, इंफीरियर गुड्स का मतलब है लो क्वालिटी का सामान। लो क्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि आपने जो है यहाँ पे कोमल ब्रांड की आपने कपड़े खरीदे, कोमल ब्रांड, अरे कोमल ना लो तो विजय ले लो, विजय ब्रांड के आपने यहाँ पे कपड़े, तो विजय कोमल ब्रांड जो है ये इंफीरियर गुड्स है, सस्ते में मिल जाएंगे आपके, 100 रुपए के 3 मिल जाए, ठीक है। ये होते हैं इंफीरियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए प्राइस की अगर बात, तो प्राइस यूजुअली तो वैसे आपका ये 3 प्रकार का होता है, समझिएगा। प्राइस यहाँ पे आपके लिए 3 प्रकार का होता है। टॉपिक क्या है, टॉपिक है आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। टॉपिक आपका वैसे शेड्यूल में हमेशा लिख के आए, ठीक है। अगर आपको जैसे अभी आपको जैसे टॉपिक आपने पूछना पड़ रहा है, ऐसे आपके टॉपिक जो है उसमें शेड्यूल में ही लिख के आया करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए। अच्छा, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए टॉपिक हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे प्राइसेस, तो प्राइसेस भी जो है आपके ये 3 लेवल पे है ना, राइट। तो प्राइसेस भी जो है आपके लिए यहाँ पे 3 स्तर पे होते हैं, एक फैक्ट्री पे। तो जो फैक्ट्री में होता है, बात को समझिएगा, उसको हम लोग, अगर फैक्ट्री में तो उसको मैंने कह तो दिया फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, समझिएगा। या तो फैक्ट्री फैक्टर कॉस्ट कहते हैं या फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, और दोनों का ही एक मतलब है, राइट। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो कि यहाँ पे आपका फैक्ट्री में आपका जो जो वस्तुओं का दाम रहा होगा, जैसे जो पार्ले जी है 10 रुपए का है, तो ये 10 रुपए का थोड़े ना होगा आपके लिए, ये आपके लिए हद से हद होगा तो 2 रुपए का होगा या 3 रुपए का, वो फैक्ट्री कॉस्ट। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो आपकी लागत, उसको लागत कहा जाता है। फिर यहाँ पे आपके लिए आता है एक और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो थोक के रेट लगते हैं, थोक के रेट, जहाँ पे थोक का मार्केट होता है, थोक के रेट लगते हैं, तो यहाँ पे जब आपके लिए थोक के रेट लगते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हाँ, तो यहाँ पे अगर अभी इसको फिर से रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एक फैक्ट्री कॉस्ट है। फैक्ट्री से फिर सामान कहाँ आता है, थोक के बाजार में। तो एक जो दाम आपने फैक्ट्री में बनाया,
ठीक है, जिसको एक फैक्ट्री वाले ने बेचा, वो फैक्ट्री कॉस्ट है, उसको हमने शॉर्ट में कह दिया फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा, ये आपको कहीं बताया नहीं जाएगा। फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है उसी को जो आपका फैक्ट्री में सामान बन के तैयार हुआ। वहीं अगर बात करें आपसे तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी थोक के बाजार, राइट। और लास्ट में होता है आपके यहाँ पे रिटेल पे, यानी कि फुटकर में। कैसे, अभी समझा देते हैं। रिटेल यानी कि फुटकर में, ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मैं कहता हूं आपसे कि आपका सामान जो है, वेट अ मिनट, कि आपका सामान जो है ये आपके लिए फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से बन के आपका थोक पे आता है, थोक के बाजार में, ठीक है। हर जगह जो है थोक का बाजार होता ही होता है। जैसे अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आपके लिए जो है एक नखास है, राइट। इसी तरह अय्यागंज है, वो कौन सी जगह है, वहां पे सीधे फैक्ट्री से सामान उतर रहा है, ठीक। अब इस थोक से यहाँ पे आपके पूरे शहर का जितना भी फुटकर मार्केट होगा वो सामान लेने आएगा। तो तीनों के अलग अलग दाम हुए कि नहीं, ठीक। जिन्होंने पूछा था वो क्लियर करें, तीनों के ये आपके दाम क्लियर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये जो तीनों के दाम होते हैं इन्हीं को हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और रिटेल में जरा सुनना, रिटेल में होता है आपके लिए एमआरपी। क्या होता है, एमआरपी, नोट कर लीजिए। एमआरपी का इसलिए फुल फॉर्म भी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बस हो गया। तो ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है आप, ये आपका हमेशा रिटेल के सेक्टर को, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं आपके, एक आपके लिए यहाँ पर जो कहा जाए तो आपकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, राइट, बहुत ही बेसिक टर्म्स है। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये आपके लगातार एग्जाम में पूछे भी गए, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होता है। टेक योर 10 सेकेंड्स, अगर यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए। फिर हम लोग यहाँ पे आपका आगे बढ़ के जो है कुछ आपको टॉपिक्स बताते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। क्लियर, चलिए। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये तो हमने पढ़ा भी इकोनॉमी के बारे में। अब इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक दो शब्द आते हैं, एक होता है आपके लिए, हाँ, हम्म, के तो देखिए अगर मैं बात करूं आपसे तो आपकी जो फैक्ट्री होगी उसको आप क्या कहोगे, फैक्ट्री के दाम, ठीक, फैक्ट्री के दाम कहते हो, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम आ रही है मेरे, साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या, इज इट सो? अब चेक कीजिए, अब साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या, अभी भी आ रही है? अब नहीं आ रही है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, ठीक है, क्लियर है ना, बस थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अच्छा अब ठीक है किरण जी, अब ठीक है आवाज, अब साउंड सही है मेरा, ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पे एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स और एक शब्द होता है आपके लिए इकोनॉमी, राइट। तो ये जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता है आपका, यही यहाँ पे आपके लिए इसी से आपके दो सवाल बनते हैं, क्योंकि इनके टाइप से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इनके टाइप के बारे में। इकोनॉमिक्स के भी टाइप होते हैं और इकोनॉमी के भी टाइप होते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स, तो इसको विभाजित किया जाता है इसके साइज के अनुसार, बस छोटा बड़ा, बस दो साइज है उसके, कौन कौन से, इसके दो साइज होते हैं, एक होता है छोटा साइज, एक होता है बड़ा साइज। अच्छा अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताइएगा, जब किसी को छोटा साइज कहते हैं तो उसको यहाँ पे हम लोग किससे लिखेंगे, मैक्रो से यानी जो ए से शुरू हो रहा है, या माइक्रो से जिसमें आई? अगर मैंने किसी चीज को छोटा कहा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कौन सा इंग्लिश का शब्द यूज करना चाहते हैं, माइक्रो शब्द को आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे या फिर मैक्रो शब्द को करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इसमें कंफ्यूजन होगा। आपके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 2, यानी माइक्रो। तो जो छोटा होता है उसको यहाँ पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो बड़ा होता है उसको यहाँ पे हम लोग आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। एक माइक्रो हो गया, दूसरा आपके लिए मैक्रो हो गया।
ठीक। और वहीं अगर बात करें आपसे इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी के तो दो तरीके से आपके भी सब क्या एक्सप्लेन जरूर करेंगे, ठीक है। दो तरीके से इसके यहाँ पे आपके जो है डिवीजन होते हैं, दो तरीके से कहें या फिर तीन तरीके से तो वो भी गलत नहीं, चलो तीन तरीके बता देते हैं आपको। तीन तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी का डिवीजन होता है, ठीक है। पहला तरीका, पहला तरीका होता है विकास के आधार पे। विकास, कितना विकास हुआ है आपके यहाँ, कम ज्यादा या फिर कम। जैसे अगर किसी देश में केवल लोगों की प्रति व्यक्ति आय अगर $1 है, 1.110 डॉलर है, यानी लगभग $1 हुआ, 70 या 100 रुपए हुआ, तो अगर यहाँ कहीं पर भी 100 रुपए तक कोई व्यक्ति कमाता है, 100 से कम, तो उसको हम लोग अंडर डेवलप्ड कहते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति जो है आपका ये सालाना अगर कमाए लगभग $1000, तो उसे हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। और फिर जो $1000 से ऊपर कमाए, तो उसको हम लोग यहाँ पे आपका डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। तो इस तीन तरीके से यहाँ पे आपका विभाजित किया जाता है, नोट कर लीजिए। विकास के आधार पे आपके तीन यहाँ पे विभाजन हो जाएंगे। पहला होता है आपके लिए यहाँ पे अंडर डेवलप, नोट कीजिएगा, एक हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे अंडर डेवलप। दूसरा हो जाएगा आपके लिए डेवलपिंग, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके लिए, डेवलपिंग। और तीसरा हो जाएगा आपके लिए डेवलप, तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके लिए, डेवलप, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए यहाँ पे अर्ध विकसित। ये क्या हो गया आपके लिए यहाँ पे, 100 रुपीज का एग्जाम्पल देके क्या समझाना, ओ अच्छा, डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो ये हो गया आपके लिए अर्ध विकसित, या फिर कहिए बिल्कुल ही कोई विकास ही नहीं, अर्ध विकसित तो छोड़ ही दो, ठीक है। ये विकासशील कहे जाते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, विकासशील कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग विकासशील के नाम से जानते हैं, और ये आपके विकसित के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपके विकसित के नाम से, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो समझिएगा इसको, पहले जो मैं टर्म जो आपसे कहा है, ये टर्म होते हैं आपके तीन। कौन कौन से होते हैं आपके लिए, एक होता है आपके लिए अंडर डेवलप, एक कौन सा है आपके लिए यहाँ पे, अंडर डेवलप, ठीक है। तो एक होता है आपके लिए अंडर डेवलप, दूसरा यहाँ पे क्या टर्म होता है, दूसरा होता है आपके लिए डेवलपिंग। समझिएगा दूसरा कौन सा होता है आपके लिए, डेवलपिंग। तो अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग, सॉरी, अंडर डेवलप्ड डेवलप्ड, एक तो जवान लड़खड़ा रही है। हाँ, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, एक होता है आपके लिए अंडर डेवलप, एक होता है डेवलपिंग, एक होता है आपके लिए डेवलप्ड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे इन तीन शब्दों के बारे में, समझिएगा इसको। तो यहाँ पे ये जो तीन शब्द हैं आपके, ये एक चीज बताते हैं क्या, कि अगर आप किसी भी अर्थव्यवस्था को डिवाइड करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए उन्होंने एक जो है पैसे को एक यहाँ पे आधार बना दिया, पैसे को, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ $100, मान लीजिए $100, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आपका प्रति वर्ष में $100 कमाता है, समझिएगा, तो ये जो $100 होंगे आपके, तो ये जो $100 होंगे आपके, ये $100 जो है आपके यहाँ पर बताएंगे कि भैया यहाँ पे ज्यादा पैसा है नहीं, तो एटलीस्ट इनको हम लोग गरीबी में रखें, ठीक है। लोएस्ट पर कैपिटा इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, लोएस्ट पर कैपिटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जैसे आपको उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर $100 तक है, $100, ठीक है, तो 100 से 1000 मानो, 1000 से ऊपर मानो, तो 100 के अंदर है, तो ये आपके लिए हो जाएगा अंडर डेवलप। ये क्या हो गया आपके लिए, ये अंडर डेवलप्ड हो गया। 100 से 1000 के बीच में है, तो ये आपके लिए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। 1000 का मतलब हो गया कि भारत में अगर कोई 1 लाख तक, 70 से 80 हजार, 1 लाख तक कमाता है, तो वो आपके लिए डेवलपिंग हो गया, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर जो एक और हो जाएगा, वो 1000 से ऊपर, ठीक है। और उसको यहाँ पे हम लोग आपका डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका डेवलप्ड कंट्री के नाम से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी, कोई समस्या, राइट, कंफर्म जरूर कीजिएगा अगर समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये तो विकास के आधार पे इकोनॉमी। एक होता है आपके लिए कि यहाँ पे आखिरकार एक विकास हो गया, एक आपके लिए आजादी हो गई स्वतंत्रता के आधार पे, एक आपके लिए हो गया स्वतंत्रता के आधार, समझिएगा स्वतंत्रता का मतलब आजादी। आजादी किस चीज की, आजादी कहीं भी आने जाने। उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मुझे बताइए कि आपको अगर हर चीज मम्मी टोके, राइट, हर जगह अगर मम्मी टोके, कहाँ जा रहे हो, क्यों जाओगे, रहने दो मत जाओ, ये अच्छा है, या फिर आप कहीं पर भी बिना पूछे आप जा सको अपनी इच्छा से, ये अच्छा है, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी,
मम्मी का हर बात पे टोकना पूछना, या फिर आपका अपने मन से सही डिसीजन लेना, कौन सा ऑप्शन आप चुनना चाहेंगे? राइट। तो मेरे ख्याल से कोई भी लड़का हो या लड़की, वो सिर्फ यही कहेगा कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। मतलब हम भी अपनी इच्छा से अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत नहीं होगा, इतना भी गलत नहीं होगा कि जिसके लिए जो है मम्मियां जो है इतना ज्यादा तंग कर। राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, यही स्वतंत्रता जो ये सरकार करती है किसके लिए? व्यापारियों के लिए। अब आपकी जगह, अपनी जगह आप व्यापारी को रखो, मम्मी की जगह सरकार रखो। अब सोचिए कि अगर सरकार यहाँ पे आने जाने पे प्रतिबंध लगा तो वो हो जाएगा आपके लिए क्लोज्ड इकोनॉमी। और अगर सरकार कह दे नहीं अच्छा ठीक है चलो अब वो आपकी यहाँ पे अच्छी मम्मी बन जाए, तो वो हो जाएगी आपकी ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बंद अर्थव्यवस्था, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे लास्ट में हो गया आपके लिए मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था। ठीक है, लेकिन अभी भी अर्थव्यवस्था के प्रकार खत्म नहीं हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो आपके लिए जो अर्थव्यवस्था का शब्द मैंने बताया है, इसके अंतर्गत यहाँ पे आपके लिए 3 भाग और आते हैं। लेकिन ये 3 भाग होते हैं शासन के हिसाब से, वो कीजिएगा, ये 3 भाग होते हैं शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। राइट। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, तो जरा इसको समझिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके लिए किस, कौन शासन कर रहा है। राइट। सरकार कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सरकार होती है तो उसके लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी है। उसके लिए क्या है? यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यानी कि समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह से एक हो जाएगी आपके लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक क्या हो जाएगी आपके लिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक। और लास्ट एंड द लीस्ट यहाँ पे हो जाएगी आपके लिए मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब ये पूरे पेज को आराम से तसल्ली से देखिए, क्योंकि अब इसी का डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाने जा रहा हूं। ये तो केवल आपने अभी आपने केवल टाइप देखे, भाग देखे। राइट। अभी बहुत सी चीजें जो आपको भी बेसिक इकोनॉमी के अंतर्गत समझनी। टेक योर टाइम, एक बार देखिए ढंग से, अगर कोई डाउट है जरूर पूछिए, अगर कोई शब्द नहीं समझ में आया वो भी पूछिए। राइट। फिर हम लोग आपका आगे बढ़े। बताएं। नो डाउट, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर प्यारे साथियों बात करें आपसे, तो आपके लिए तो हो गया ये। ठीक है, इसके अलावा वेट अ मिनट। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे आपके लिए ये हो गए टाइप्स। ठीक है, टाइप्स हो गए। तो आइए अब इनको समझते हैं। यहाँ पे अब जैसे मैं आपसे ले लूं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये परिभाषा है इकोनॉमिक्स की, इसको देख लेना, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज और है। यहां पर अगर मैं कहता हूं आपसे, दो शब्द जरा नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपके लिए हो जाएंगे, उनका नाम है, ये जो बने हुए हैं जनाब, इनका नाम हो जाएगा एडम स्मिथ। और वहीं अगर मैं कह दूं आपसे इसी तरह से एक और फादर है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का नहीं है, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग के। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो चूंकि आपसे सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पे भारतीय योजना के जनक कौन है, किनके द्वारा यहाँ पे आपके लिए भारतीय योजनाओं को बनाया गया। राइट। तो यहाँ पे आपके लिए फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, इनका नाम नोट कीजिएगा, हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। तो ये होगा एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। ठीक। इसी तरह से एक और फादर है, उनका नाम नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और फादर हो जाएंगे आपके लिए, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग हो गए फादर। इसके अलावा यहाँ पे एक और हो जाएंगे आपके इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, समझिएगा। तो ये जो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, भारतीय योजना के जनक, भारतीय योजना के जनक। ठीक है, और यहां पे अगर बात करें आपसे, तो भारतीय, भारतीय
आर्थिक विकास के जनक, ठीक है, भारतीय आर्थिक विकास के जनक और भारतीय योजना के जनक। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं कभी भी आपसे यहाँ पे भारतीय आर्थिक विकास के जनक, ठीक है, या अर्थव्यवस्था के जनक, तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। केवल यहाँ पे मैं आपको बस एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, पीवी नरसिम्हा राव से मुझे ये बताइएगा, पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पे हमारे देश के कौन रहे? ऑप्शन नंबर 1 ये हमारे देश के रक्षा मंत्री थे, या ऑप्शन नंबर 2 ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। कौन सा ऑप्शन है आप यहाँ पे चूज करना पसंद करेंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जो है आपके लिए ये कौन थे, हमारे देश के रक्षा मंत्री थे या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? ये मैंने सिर्फ इसलिए पूछा है ताकि आपको चीजें क्लियर हो, अगर नहीं पता है तो पता हो जाए और बाद में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अच्छा आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो आपके लिए पीवी नरसिम्हा राव जो है आपके लिए प्रधानमंत्री थे। कौन थे आपके यहाँ पे? प्रधानमंत्री थे, राइट। और प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने किया क्या था? 1992 की बात, 1991-92 की बात है दोस्तों, इनकी सरकार बनी थी नरसिम्हा राव। इनसे पहले जो है आपके लिए यहाँ पर जो है कई सारे आपके आ चुके होते हैं, ठीक है। तो अब जब इनकी बनती है तो यहाँ पे ये थोड़े से आधुनिक सोच के होते हैं। और उस समय अगर मैं आपको अर्थव्यवस्था बताना चाहूं तो वो आपका ऐसा समय था कि जब यहाँ पे आपके लिए कोई भी आपको काम करना हो, राइट, कोई भी काम करना हो, जैसे एक फैक्ट्री खोलनी, तो सरकार की परमिशन चाहिए। चलो ठीक है, इतना तो ठीक है, ये तो आज भी होता है। अब अगर आपको कितना सामान बनाना है, ये भी अगर सरकार बताए। अब इसके अलावा यहाँ पे उस सामान को अगर आपको कहीं पे भी अगर बेचना है तो उसका परमिट भी आपको चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कदम कदम पे जो आपकी परमिट, सरकारी कंट्रोल की जो आदत थी, इस बिना सरकारी नियंत्रण के कोई काम नहीं होगा, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, इसको कहा जाता था परमिट राज व्यवस्था। मतलब कोई भी काम करोगे हम तुम्हें तंग जरूर करेंगे, राइट। तो फिर जब यहाँ पे आती है 91-92 नरसिम्हा राव की सरकार, तो वो अर्थव्यवस्था को खोलते हैं, ओपन करते हैं, आजादी देते हैं निजी व्यापारियों। फिर उनका यहाँ पे मूवमेंट बढ़ता है और वो ज्यादा ज्यादा उत्पादन करने का यहाँ पे जो है शुरुआत करते हैं, राइट। तो इसीलिए चूंकि फिर उन्होंने, नरसिम्हा राव ने क्या किया सोचो, जितने भी प्राइवेट आपकी कंपनियां थी उनको एक नया जीवन दी, राइट। भारत को पूंजीवादी की तरफ बढ़ाया, पैसे की तरफ बढ़ाया। पहले हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता था, पैसे की तरफ बढ़ाया। तो इसीलिए सोचो क्या गलत है कि इन्होंने इन्हें कह दिया था भारतीय के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जनक। अगर ये ना होते तो शायद आज हम लोग उधारी में जी रहे होते आज भी, राइट। तो इन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। खैर, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे एडम स्मिथ के बारे में, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को यहाँ पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इनकी जो किताब है आपकी, उसको द वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। क्या नाम है इनकी किताब का? वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब समझते हो वेल्थ का? वेल्थ का मतलब होता है कि किसी देश की कितनी संपत्ति है, देश की संपत्ति को वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। तो भैया इन्होंने किताब लिख दी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने इसमें एक टर्म कहा, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है। इन्होंने कुछ यहाँ पे अपना सोच के कहा होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जो है आपके लिए ये साइंस ऑफ वेल्थ है। अर्थशास्त्र क्या है आपके लिए? ये साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी पैसा कमाना भी एक कला है। ये जो आपने सुना है, ये सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है ये एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया कि पैसा कमाना भी एक कला है, पैसा कमाना भी एक आर्ट है, पैसा कमाना भी एक विज्ञान है। ये कहा था सबसे पहले आपका एडम स्मिथ के द्वारा। इसीलिए उनको हम यहाँ पे आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि आखिरकार इनसे सवाल कैसे बनेगा, राइट। चलिए एक सवाल मैं आपको दे दूं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि फादर ऑफ, जो कि आपके आपके आरओ का एग्जाम का सवाल है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन थे? ये आपका आया हुआ सवाल। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन थे? और आपके सामने हालांकि ऑप्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन चलिए मैं दे देता हूं। ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 एम विश्वेश्वरैया, राइट। और दूसरे हो जाएंगे आपके लिए पीवी नरसिम्हा राव। चलिए फटाफट आना चाहिए आंसर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है एम नरसिम्हा राव, सॉरी एम विश्वेश्वरैया, या फिर बी होगा आपके लिए यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव।
तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो आपके लिए राइट ऑप्शन बनेगा आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए, अफसोस ना कीजिए, नोट कीजिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो पूरी तरह फ्रूटफुल था और ये आपके काम आएगा। ठीक, तो ये तो अभी केवल बात हुई आपकी यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। एक किताब और जिससे आपसे सवाल पूछा था, एक किताब और है जिससे आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। हाँ, यस, हाँ, बिल्कुल सही है सभी का। तो यहाँ पे अगर बात करें उस बुक के बारे में, नोट कीजिए, वो बुक आपसे पूछी जरूर जाती है, चाहे इतिहास में वो बुक मान लो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स में वो बुक मान लीजिए। समझ नहीं पाया, बताया है सही नहीं है, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लीजिए। तो बुक्स में यहाँ पे आपके लिए जो किताब हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको थोड़ा साफ लिख दें। किताब है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया होती है आपकी, ब्रिटिश रूल इन इंडिया होती है आपकी, ये किताब जो है आपके लिए, ये लिखी गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। सजा लिखी गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, इसको लिखा गया। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई सारी बातें आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, अब देखिए, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे आपके लिए एक माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म होता है, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले आपको डेफिनेशन पढ़ा देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स, यानी कि आपके लिए जो कह सकते हैं इंडिविजुअल एक्टर का मतलब जो एक इकलौता यहाँ पे आपका कोई कार्य करने वाला व्यक्ति, राइट। तो जैसे आपके लिए हाउस हो गया, फैक्ट्री हो गया, शॉप हो गया, एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक घर ही हो सकता है, एक पूरा मोहल्ला नहीं हो सकता, राइट। इसी तरह से यहाँ पे एक व्यक्ति से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो सकती है, पूरे का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार का पूरा सेक्टर नहीं हो सकता, वो हर एक अलग अलग आदमी की होगी। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये होता है होल फीचर्स ऑफ अ इकोनॉमी। ये कह रहा है कि देश से संबंधित जो चीज है वो सब इसमें आएगी, और एक व्यक्ति से संबंधित जो चीज है वो सब इसमें आएगी। ठीक, अब व्यक्ति संबंधित देखो क्या क्या है, घर है एक व्यक्ति का होता है, कारखाना एक व्यक्ति का होता है, दुकान एक व्यक्ति की। और वहीं देश का क्या होता है, देखो देश का क्या होता है, गरीबी होती है, रोजगार होता है, राष्ट्रीय आय होती है, मुद्रा स्थिति, महंगाई होती है, भुगतान संतुलन होता है, ये सब देश का होता है। ठीक, अगर कंफर्म हो तो एक बार जरा बताइए, क्वेश्चन पूछे इसमें जो यहां से सवाल आया है आपके पेपर, कंफर्म कीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया है तो कहिए तो एक सवाल पूछा जाए। क्विकली बताइएगा, यस नो क्या किया जाए। ठीक है, जरूर, चलिए। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा आपसे एक सवाल है, आपने इतना कुछ पढ़ लिया, सिर्फ मुझे ये बताइएगा, जरा ध्यान से सोच के बताना, ऐसे मत जल्दी मत करना, सोच के बताना क्योंकि थोड़ा टिपिकल है। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं आपसे, एक शब्द लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। समझिएगा, ये जो मैंने आपके लिए शब्द लिया प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, राइट। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है आपके लिए, आखिरकार ये किस में रखूंगा, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र में रखूंगा क्योंकि व्यक्ति आया है, या मैक्रो में रखूंगा क्योंकि प्रति व्यक्ति आया। कौन सा आपको इनमें से सही जवाब लगता है, माइक्रो लगता है या मैक्रो लगता है, सोच के जवाब दीजिएगा। सोचने से हो सकता है आपको यहाँ पे सही चीज मेरे बताने से पहले दिख जाए। कहने का मेरा प्रयास यही हमेशा रहता है कि अगर मैं समझाऊं तो समझा तो मैं दूंगा, राइट। लेकिन अगर बिना कहे अगर आप लोग समझ गए तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, राइट। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, कुछ लोगों का थोड़ा सा वेरी करता हुआ, जैसा मैंने कहा था, ध्यान से ही देना चाहिए दोनों आंसर। देखिए, यहां पर अगर मैंने कह दिया आपसे कि आप लोगों के यहाँ पे अभी जो है 10 लोग हैं, उदाहरण के 10 लोग हैं, 10 में से मैं केवल एक दो नाम लूंगा केवल, राइट। कोई भी एक दो नाम जो वॉलंटियर करना चाहे जरा बता दें, जो अपने नाम को लिखवाना चाहते हैं जरा फटाक से बोल दे यस नो, किसका नाम लिख दिया जाए यहाँ पे, एनी, बस दो नाम, दो नाम, ठीक है, किरण जी हो गए और उसके अलावा आलोक जी हो गए। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, यहाँ पे आपके लिए दो लोग, एक किरण जी हैं और उसके अलावा यहाँ पे आलोक जी, ठीक है। डोंट बी टेक पर्सनल,
सिर्फ 2 नाम है ताकि आप समझ जाए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पे आपके लिए किरण जी हैं, इनके पास आपके 5 लाख रुपए, उदाहरण देता हूं, ठीक है, 5 लाख। और आलोक जी हैं, इनके पास यहाँ पे आपके लिए जो है आप मान लीजिए 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 ना मानो 2 मान लो, 2 लाख रुपए है, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ केवल, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि आपके एक व्यक्ति के पास 5 है, एक के पास 2 लाख रुपए, समझना इसको, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए उसको 3 कर दो, उसको 3 कर दो, तो यहाँ पे आपके लिए कुल कितना पैसा हो गया? 8 लाख। कितने व्यक्तियों में? 2 व्यक्तियों, ठीक। जबकि अगर देखो तो किरण जी के पास 5 है, आलोक जी के पास 3 लाख है। लेकिन अब अगर मैं कह दूं कि एक व्यक्ति के पास यहाँ पे ऑन एन एवरेज में कितना पैसा है, प्रति व्यक्ति यहाँ कितना पैसा बन रहा है, बताना तो जरा। अगर 2 लोगों के पास 8 लाख है तो एक व्यक्ति के पास कितना होगा? एवरेज कितना निकलेगा 8 का? राइट, कितना निकलेगा? तो यहां पे आपके लिए जो एवरेज निकलेगा वो निकलेगा 4 लाख का। अब देखो तो असलियत में यहाँ पे आपका 3 और 5 है, राइट लवली, पंकज, किरण। लेकिन अगर हकीक आप और जोड़ने में देखो तो आपका 4 लाख क्यों बना? क्योंकि ये आपका एवरेज था। और एवरेज में आपने दोस्तों ये जो आपने आय ली है, ये सबकी आय ली तब हुआ है। और जब आपने सबकी आय ली है तो माने प्रति व्यक्ति आय किसका हिस्सा होगा? अब जिनका गलत हुआ था वो बताएं। अब अगर मैंने कहा आपसे अब प्रति व्यक्ति आय का किसका हिस्सा होगा, अब क्या बताओगे? क्लियर है? तो प्रति व्यक्ति आय का सीधा सा मतलब है कि भैया उसमें आप लोगों ने कई सारे नाम लिए थे, ठीक। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। बस ये सवाल आपके एग्जाम और यही पूछा जाता है। अब देखो, अब मैं कुछ उदाहरण दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये आपके लिए सामने कुछ उदाहरण, अब समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जरा मुझे बताइएगा, अगर ये फैक्ट्री है, बस आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। अगर ये फैक्ट्री है तो बताओ ये किस में आएगी? आपकी मैक्रो में आएगी कि माइक्रो में आएगी? राइट। तो ये फैक्ट्री है, फिर से समझो, ये एक व्यक्ति की है तो माइक्रो में ही आएगी, ठीक। अच्छा, ये घर हो गया, ये भी माइक्रो में होगा। ये सेंसेक्स है, ये पूरा शेयर मार्केट, ये बाजार है, इसे किस में रखा जाए? किस में रखोगे? राइट। तो आप इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखें। इसी तरह ये सब्जियां, एक किसान तो उगाता नहीं है। अगर सारे किसान उगाते हैं तो प्यारे साथियों इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखें। ये ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक आपका। 10 सेकंड तक देखिए। सब्जी अगर आप देखें तो सब्जी क्या सिर्फ एक किसान उगाता है या पूरा देश उगाता है? इसको ऐसे समझिए। सब्जी अगर देखा जाए तो सिर्फ एक किसान उगाएगा या पूरा देश उगाएगा? राइट। टेक योर 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड तक देखिए, अपना पूरा टाइम दीजिए उसको, पढ़िए। यहाँ पे जो चीज अभी भी ना समझ में आई हो प्लीज आस्क। अगर क्लियर हो तो प्लीज बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं है तो अब फिर सवाल पूछ लीजिए आपको, है ना। क्लियर है? सभी को हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, ये तो हो गया माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखिए एक और दिखाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो इसी तरह से, ये तो बस फॉर्मेट नहीं आया तो बस इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है ये। धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए एक होता है, हाँ, एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज इकोनॉमी, समझना। तो अगर मैं कहूं आपसे यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा जो है आपका ये हमेशा बंद रहता है, ये कैसा रहता है? बंद रहता है, समझिएगा, ठीक है। फैक्ट्री यूनिटी एक है, फैक्ट्री तो यूनिटी एक है, फैक्ट्री तो वैसे भी माइक्रो में है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर ये दरवाजा खुला हो, और बहुत सरल है, इतना जान लेना, क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी को समझना इतना कठिन नहीं है, ठीक। अब मुझे बताओ कि अगर ये दरवाजा बंद है, ठीक, सिर्फ ये बताना, क्या कोई अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है कि नहीं?
बोलिए, क्या कोई अंदर जा सकता है या वहां से बाहर आ सकता है या नहीं? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर नो एंट्री, क्या है, नो एंट्री है और नो एग्जिट है, ठीक। लेकिन अगर मैं कह दूं दरवाजा खुला रह गया तो कोई भी अंदर जा सकता है और कोई भी अंदर से आपका बाहर आ सकता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे आपकी एंट्री भी है और यहाँ पे आपके लिए एग्जिट भी है, समझिएगा। तो प्यारे साथियों, अगर बात की जाए आपसे, तो जब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ओपन गेट कहेंगे। तो इसी तरह से होता है आपके लिए यहाँ पे ओपन इकोनॉमी, क्या होता है यहाँ पे आपके लिए ओपन इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, मुक्त अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें ओपन इकोनॉमी के बारे में, तो आपके लिए जो दरवाजा होता है वो हमेशा खुला रहेगा, यानी कि एंट्री होगी। तो एंट्री का मतलब होता है अगर भारत में कोई चीज आती है, बस शब्द बदल जाता है, उसको लोग इम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, इम्पोर्ट कहते हैं। और अगर कोई चीज बाहर जाती है तो उसको हम लोग यहाँ पे आपका शब्द बदल देते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। तो निर्यात और निर्यात के अलावा जो आयात शब्द, ये है आपके लिए यहाँ पर ओपन इकोनॉमी। और वहीं अगर बात करें आपसे क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में, तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत यहाँ पे आपके लिए दो शब्द आ जाएंगे, कौन कौन से दो शब्द आ जाएंगे आपके यहाँ पे, यहाँ पर आपका नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बसता है उदाहरण, ठीक है। तो पहले क्लोज्ड इकोनॉमी के उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। कोई पता है ऐसा कोई देश है जहां पर आप ना सामान को ले जा सकते हो ना ला सकते हो, कोई भी देश ऐसा? कौन सा है? वेनेजुएला, ठीक है, मे बी, चलो एक एग्जांपल ले सकते हैं, वेनेजुएला का ले सकते हैं। और कोई इसके अलावा, वेनेजुएला के अलावा? अरे नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, तो ये हांगकांग हो गए, ये जितने भी आपके देश हैं इन सब में आपके लिए हमेशा कैसी, क्लोज इकोनॉमी। तो अगर बात करें ओपन इकोनॉमी के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा, ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत यहाँ पे आपके कई जो भी उदाहरण लिखा हो, यूएस, जर्मनी, इंडिया, जो लिख पाओ वो सब यहाँ पे आपके लिए ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे आपके लिए ओपन और क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। ये आपका माइक्रो माइक्रो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये दोनों आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये आपका ओपन क्लोज हो गया, और डेवलपिंग डेवलप तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। बचा है सोशलिस्ट के बारे में, ठीक है। अब केवल मैं आपको यहाँ पे अभी आज के लिए केवल उदाहरण लिखा देता हूँ। सोशलिस्ट के लिए यहाँ पे मैं आपको एक अलग से एक बार बताऊंगा, लेजे फेयर, अभी लेजे फेयर भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, तो जरा केवल नोट करिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर जीडीपी जीएनपी के तरफ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, रिवाइज करा दे क्या अब रिवीजन ठीक रहेगा? नहीं, बात तो सही, क्वेश्चन भी लग दो करवा दें। हाँ, चलो पहले क्वेश्चन कराते हैं फिर रिवीजन करा देते हैं। देखो ये लिखे भी है टाइप्स ऑफ गुड्स, पब्लिक गुड्स, मैरिड गुड्स, डीमैरिड गुड्स। मैरिट और डीमैरिट में क्या अंतर है पता है? देखो गिफन भी आ गया, ठीक है। आपके में बस यही तीन आते हैं, डीमैरिट मैरिट कभी नहीं पूछा गया आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ये तो बहुत हैवी हैवी है। हम्म, हाँ, किस व्यक्ति का काम जीडीपी में ऐड होता है, ठीक है, किस व्यक्ति का काम जीडीपी में ऐड होता है? तो याद रखिएगा, जब तक कि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं होगा तब तक उसे ऐड नहीं किया जाएगा। बड़ा आसान हो गया, फटाफट बताइए कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? ए कह रहा है गृहिणी का कार्य, बी कह रहा है टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, सी कह रहा है कि वैल्यू ऑफ रीसेल, फिर से बेच रहा है, और डी कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। हाँ, कौन सा होगा? सोच के देखिए, आपको भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं। हम्म, कौन सा होगा, कितने लोग बता पाएंगे? हम्म, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे आपके लिए? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ठीक है, ठीक है। हाँ, धीमे धीमे बिल्कुल आपका सही जाते हुए। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर होगा ऑफ कोर्स वो होगा ऑप्शन नंबर,
नोट कर लीजिए। राइट आंसर क्या होगा? और एक चीज और, जहां पे जब प्रैक्टिस करा गया तो सब लोग लगातार आंसर किया, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। हाँ, अर्थशास्त्र क्या है बताओ? कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान? फटाफट देगा। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, या फिर आपके यहाँ पे कंप्यूटर साइंस? हाँ, एक अर्थशास्त्र क्या है? हम्म, ठीक है, ठीक है। किरण का सही हो गया, स्कंद का सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा? ठीक है, पंकज का भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आता हुआ, शाबाश। हाँ जी। तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया कैसे सवाल आते हैं? अभी यहाँ पे कई काफी सारे आपके सवाल मैंने स्टार्टिंग में भी करवाई दिए हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका एक क्विक रिवीजन होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पैसा, उत्पादन और प्राइस के बारे में पढ़ा। तीन चीजों में पढ़ा, पैसा, उत्पादन और इसके अलावा, या फिर कहें दो चीजों के बारे में, उत्पादन और प्राइस के बारे में। उत्पादन दो तरीके से था, एक गुड्स था, एक सर्विस था। सर्विस तीन प्रकार की थी, कमर्शियल, पब्लिक और सोशल। गुड्स तीन टाइप के थे, गिफिन, पब्लिक और इंफीरियर। घटिया क्वालिटी इंफीरियर कही जाती है, गिफिन का मतलब है महंगे सामानों की और ज्यादा यहाँ पे डिमांड। इसी तरह से यहाँ पे बात करें प्राइस के बारे में, तीन लेवल थे। जहां पे सामान बना, फैक्ट्री प्राइस। जहां सामान पहुंचा, आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस यानी थोक रेट। तीसरा हो गया आपका एमआरपी यानी कि आपके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे साइज के आधार पर जब डिवाइड करते हैं, कौन कितना छोटा कौन कितना बड़ा, तो माइक्रो और मैक्रो कहा जाता है। विकास के आधार पर अगर देखें, $100, $1000 और उसके ऊपर, तो यहाँ पे दोस्तों $100 तक है तो अंडर डेवलप्ड है, $1000 तक है तो डेवलपिंग है। और अगर आपके लिए दोस्तों यहाँ पे करें डेवलप, तो इसका मतलब वो 1000 या 10,000 से ऊपर ही। स्वतंत्रता की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे दो टाइप की इकोनॉमी थी स्वतंत्रता के आधार पे, एक क्लोज थी, एक आपके लिए ओपन इकोनॉमी। वहीं अगर बात करें आपसे शासन के बारे में, शासन जो है आपका दोस्तों ये तीन तरीके का होता है। सोशलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट होता है और एक मिक्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने आपका पढ़ा, तो हम लोगों ने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा। फिर इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे आपके लिए फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग के बारे में, एम विश्वेश्वरैया। और नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, पीवी नरसिम्हा राव साहब। और लास्ट में हम लोगों ने देखा आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जिसको हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे नाम दिया आपका दादा भाई नेहरू जी के नाम से, ठीक है। फिर हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो को यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में समझा। थोड़ा बहुत हम लोगों ने ओपन और इकोनॉमी के यहाँ पे और क्लोज्ड इकोनॉमी के एग्जांपल्स देखे, राइट। तो दैट्स इट। तो चलिए दोस्तों, ये था यहाँ पे आज के लिए आपका पूरा सेशन। कैसा लगा? थोड़ा बहुत समझ में आया क्या क्या आता है इकोनॉमिक्स से, कैसे करना है आपको यहाँ पे आरओ के पेपर में, राइट? थोड़ा सा आइडिया लगा। अभी प्रैक्टिस सेशंस भी चलेंगे आपके लिए, जीएस का अगर हो पाएगा तो आरओ के जीएस के क्वेश्चंस भी आपको करा देंगे, ठीक है। एक कंप्लीट सेशन अगर यहाँ पे पॉसिबल होगा तो वो भी करा देंगे, तो आपके जितने आरओ के क्वेश्चन, राइट, तो वो आप फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन होगा वो, ठीक है। क्योंकि देखो थ्योरी तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, थ्योरी तो यहाँ पे आपके सर हैं, सब लोग हैं। प्रैक्टिस जरूर करा सकता हूँ, तो हम प्रैक्टिस आपको करवा, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे अभी आपके, राइट, वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। चलिए अब फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, चलने का हो चुका है समय। उम्मीद करता हूँ उस कहानी से कुछ जरूर सीखेंगे आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, गुड आफ्टरनून।